विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन को देखेंगे। इस टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले एक बार हमने क्या पढ़ा है उसे रिकॉल कर लेते हैं। तो अब तक हमने हमारा जो चैप्टर नंबर 3 था केमिस्ट्री का, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इसमें हमने क्या देखा है कि हमारे पास में 500 बीसी के अराउंड, 500 बीसी के अराउंड हमारे पास में ये पता चला कि हमारे पास में मैटर नाम का कोई सब्सटेंस प्रेजेंट है। हमारे पास में हमारे फिलोसोफर थे, इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनाद। उन्होंने कहा कि हम लोग मैटर को डिवाइड कर सकते हैं। मैटर को जब हम डिवाइड करेंगे तो मैटर एक स्टेज आएगा जबकि मैटर को फर्दर डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होगा। जो मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा उसे उन्होंने क्या नाम दिया? उसे उन्होंने परमाणु नाम दिया। उसके बाद हमारे पास में अगले फिलोसोफर आए, पाकुड़ा कात्यायना। उन्होंने कहा कि हमारे पास में ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिस वजह से हमारे पास मैटर के डिफरेंट फॉर्म्स हमें मिलते हैं। हमारे पास में मैटर क्या होता था? मैटर वो होता है जिसका कि कोई मास हो और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, वो सब्सटेंस मैटर कहलाता था। मैटर के 3 फॉर्म्स थे हमारे पास में, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने। मैटर के 3 फॉर्म है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड दोनों जो हमारे पास में मतलब क्वालिटी होनी चाहिए एटम के पास में कि वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका कुछ मास होता है। तो सॉलिड को आप किसी जगह पर रखना चाहोगे तो उसको रखने के लिए स्पेस की ज़रूरत होगी। तो सॉलिड स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसके पास उसका मास भी होता है। आपके पास में आपका पेन है हाथ में, तो उसे उठा करके देखो, कुछ ना कुछ उसका मास आपको फील होगा। आप उसको अपने टेबल पे, अपने बेंच पे रखना चाहो तो उसको रखने के लिए उसको कुछ जगह की ज़रूरत होगी, तभी आप उसको रख पाओगे। इसका मतलब हमारा जो मैटर, हमारा जो सॉलिड है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका मास भी है। उसका मतलब वो मैटर का एक फॉर्म है। दूसरा फॉर्म था लिक्विड। लिक्विड क्या होता है? जो लिक्विड को हम कहेंगे कैसे, जैसे कि हमारे पास में कोई लिक्विड है, उसके पास में स्पेस ऑक्यूपाई करता है। आप बकेट में पानी भरो तो वो बाल्टी का शेप ले लेगा, इसका मतलब उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया। बकेट को जब आप खाली रखोगे उस टाइम उसको उठाओगे तो इजीली आप उठा सकोगे, लेकिन जब आप उसमें पानी भर दिए तो उसके बाद फिर से उसे उठाना चाहोगे तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी। तो यहाँ क्या पता चला कि हमारा जो लिक्विड है, लिक्विड के पास में उसका अपना वेट भी होता है। और तीसरा सब्सटेंस था गैस। गैस को आप किसी भी कंटेनर में आप फिल करना चाहोगे, जैसे कि आपके पास में आपका गैस सिलेंडर आता है, तो गैस सिलेंडर 14 पॉइंट समथिंग kg का होता है। तो वहाँ से पता चला कि गैस का हमारा मास भी होता है और सिलेंडर में जिस भी कंटेनर में आपने उसे रखा उसका शेप ले लिया, तो इसका मतलब हमारा जो गैस है उसने स्पेस भी ऑक्यूपाई किया। तो हमें पता चला कि ये मैटर का तीनों स्टेट हमारे पास में प्रेजेंट है। तो ये हमारा मैटर कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमने क्या देखा कि जब इन्होंने हमारे पास में महर्षि कनड ने कहा कि हमारे पास में सबसे स्मॉलेस्ट मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है परमाणु, उसी टाइम में हमारे पास में ग्रीक के फिलोसोफर्स थे। ग्रीक के फिलोसोफर थे डेमोक्रिटस एंड लूसिफस। उन्होंने भी कहा कि हम जो हैं मैटर को जब डिवाइड करते हैं तो फर्दर एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पर फर्दर डिवीज़न उसका पॉसिबल नहीं होता है। तो उस स्टेज पर उन्होंने उस पार्टिकल का नाम दिया है एटम। एटम हमारा ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल। तो दोनों ने सेम ही, दोनों का जो कंक्लूज़न था वो सेम ही था। हमारे इंडियन फिलोसोफर्स महर्षि कनाद ने भी कहा था कि एक टाइम के बाद में हम मैटर को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं और उसे उन्होंने नाम दिया है परमाणु। ग्रीक फिलोसोफर ने भी सेम बात कही, बस नाम उन्होंने ग्रीक वर्ड में दिया एटम। इसके बाद में हमारे पास में फर्दर साइंटिस्ट आए। यहाँ तक जो भी बातें हुई थी ये सभी फिलॉसफिकल बातें थी। इनके पास में इनका कोई प्रूफ नहीं था, एविडेंस नहीं था।
उसके बाद में 18th सेंचुरी में साइंटिस्ट आए। साइंटिस्ट इसको प्रूव करने के लिए कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, और बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी के एंड में क्या पता चला कि एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस होता है। एलिमेंट्स कैसे कंबाइन करते हैं, कंपाउंड्स कैसे कंबाइन करते हैं, इसके लिए एंटोनी एल लेवोइजियर आए। उन्होंने कुछ लॉज दिए। उन लॉज के अकॉर्डिंग ये एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, जो भी एटम्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं। तो हमारे पास में पहला लॉ था, उन्होंने 2 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि आप मास को ना क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे इसके लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने एक बीकर लिया था, इसमें क्या किया, इन्होंने एक सब्सटेंस को डाल दिया है, वाई सब्सटेंस। 2 सब्सटेंस यहाँ पर है हमारे पास में। वाई में सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड को उन्होंने डाला है इस कोनिकल फ्लास्क में, और उसके बाद में हमारे पास में ये ट्यूब है। ट्यूब में उन्होंने डाल दिया है लेड नाइट्रेट। अब तो ये सोडियम क्लोराइड है और ये लेड नाइट्रेट इस ट्यूब में इन्होंने डाला था। उसके बाद इन्होंने क्या किया था कि कॉर्क की हेल्प से इन्होंने यहाँ पर एक थ्रेड इस जो हमारा ट्यूब है, थ्रेड की हेल्प से इसे बांधा और कॉर्क की हेल्प से इसे फीड कर दिया। तो इनिशियली 2 स्टेज हुआ। पहले स्टेज में क्या किया इन्होंने कि कॉर्क की हेल्प से जब इसे इन्होंने फीड किया तो बहुत टाइटली फीड किया। उसके बाद में इन्होंने इस पूरा जो अपैरेटस था इसका वेट किया। कितना वेट था, वेइंग मशीन से इसका वेट किया। उसके बाद क्या किया, सेकेंड केस में इन्होंने ये जो हमारा कॉर्क का जो थ्रेड था उसको थोड़ा सा ढीला कर दिया। जैसे ही ढीला किया उन्होंने, तो हमारा ये जो इग्निशन ट्यूब था ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया। जैसे ही टेढ़ा हुआ तो इसमें जो लेड नाइट्रेट था वो सोडियम क्लोराइड के साथ में मिक्स हो गया, यानी कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो गया। और उसके बाद में जो भी केमिकल रिएक्शन के बाद में कुछ प्रेसिपिटेट मिला, यहाँ पर कुछ सब्सटेंस यहाँ इसके सबसे लोअर पोर्शन में यहाँ पर आपको दिखाई दिए। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो गया। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये पूरा का पूरा अपैरेटस जो था, पूरा सेटअप था, उसको फिर से वे किया। तो उन्होंने पाया कि एक्सपेरिमेंट ये जो उन्होंने किया, तो केमिकल रिएक्शन होने से पहले जो वेट था इस अपैरेटस का, केमिकल रिएक्शन होने के बाद में भी सेम ही वेट उन्होंने गेन किया। तो यहाँ से उन्होंने प्रूव किया कि हमारा जो सब्सटेंस है, जो भी मैटर है, वो हमारा केमिकल रिएक्शन होने से पहले सेम वेट होता है और केमिकल रिएक्शन होने के बाद सेम ही वेट रहता है। इसका मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए इन्होंने यहाँ से डेफिनेशन फाइंड किया। वो ये था कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, मास को ना ही क्रिएट कर सकते हैं, मास कैन नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मास को ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ था जो हमने पढ़ा। आज हम सेकेंड लॉ को देखेंगे। ये यहाँ पर इसके लिए डेफिनेशन लिखा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। नाउ सेकेंड लॉ में आते हैं। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस। ये क्या कहता है, लेवोइजियर along with other scientists noted that many compounds were composed of 2 or more elements and each such compound had the same elements in the same proportion irrespective of where the compound came from or who prepared it। तो एंटोनी लेवेजियर और अदर साइंटिस्ट ने नोट किया कि बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, वो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। इन एलिमेंट्स का जो प्रपोर्शन होता है वो हर जगह सेम ही होता है, मतलब हमेशा सेम प्रपोर्शन में पाए जाते हैं। इन अ कंपाउंड सच एज वाटर की बात इन्होंने की है, द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज़ 1:8। इन्होंने वाटर के बारे में बात की है, तो वाटर के लिए फॉर्मूला है H2O, मतलब हाइड्रोजन का 2 कंपोनेंट है इसके पास में और ऑक्सीजन का 1 कंपोनेंट है। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, ऑक्सीजन का मास होता है हमारे पास में 16 होता है, और हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है हमारे पास में। तो वाटर के लिए क्या होता है, 2 है, 2 हमारे पास में हाइड्रोजन है, तो 2 हो गया, 2 हाइड्रोजन, और हमारे पास में ऑक्सीजन 16 था, डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा, 1:8। यही हमारा आएगा ये मास का रेशियो।
तो वाटर जहाँ भी रहेगा 1:8 के रेशियो में हमारे पास में वाटर अवेलेबल रहेगा। इसके जो भी हमारे पास में सब्सटेंसेस बनेंगे वाटर के, वो हमेशा 1:8 में ही अवेलेबल रहेंगे। दस, इफ़ 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डिकम्पोज्ड, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर ऑलवेज ऑब्टेन्ड। तो हमेशा कंपोजिशन सेम रहेगा, वही चीज़ लिखा है कि हमेशा इनका रेशियो 1:8 के फॉर्म में ही रहेगा। सिमिलरली इन अमोनिया, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशियो 14:3 बाय मास whatever the method of source from which it is obtained। वैसे ही अमोनिया की भी बात की है। अमोनिया का मास जब भी आप लेंगे वो हमेशा 14:3 के रेशियो में ही होगा। चाहे आप जहाँ से भी अमोनिया लेकर के आओ, वाटर के केस में भी है, कहीं से भी आप वाटर लेके आओ, चाहे आप टैप वाला वाटर लेकर के आओ, चाहे आप समुद्र से पानी लेकर के आओ, उसका जो मास होगा वो हमेशा 1:8 के रेशियो में ही अवेलेबल रहेगा। दिस लेड the law of constant proportion which is also known as the law of definite proportion। तो यहाँ से हमारे पास में लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, जिसे हम डेफिनेट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन भी कहते हैं, उसकी आधारशिला हुई आई। दिस लॉ वॉज स्टेटेड बाय प्रोस्ट। ये हमारा जो लॉ था वो क्या कहता है, इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास। मतलब जो भी हमारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो एक डेफिनेट प्रपोर्शन में ही अवेलेबल होते हैं। ये हमारा सेकेंड लॉ कहता है। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन विच स्टेट्स दैट इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास। The next problem faced by scientists was to give appropriate explanation of these laws। अब इसके बाद में appropriate explanation चाहिए, तो इसके लिए क्या किया गया, British chemist John Dalton provided the basic theory about the nature of matter। इन्होंने नेचर ऑफ मैटर के लिए मैटर के नेचर को बतलाने के लिए बेसिक थ्योरी दी। उन्होंने क्या कहा, डाल्टन पिक्ड अप द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर विच वॉज स्टिल दैन जस्ट अ फिलॉसफी। तो हमें पता था कि हमारे पास में जो मैटर है उसको डिवाइड किया जा सकता है, तो उन्होंने उस आइडिया से कुछ वो जो फिलॉसफी दी गई थी जिसका प्रूफ हमारे पास फिलोसोफर्स के पास नहीं था, उस आइडिया को कैच किया उन्होंने। ही टुक द नेम एटम्स। उन्होंने एटम नाम को कैच किया। ही एज गिवन बाय द ग्रीक्स एंड सेड दैट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर आर एटम्स। तो हमारे ग्रीक्स हैं जो फिलोसोफर्स थे, उन्होंने एटम वर्ड को दिया था। एटम वर्ड उन्होंने ही सबसे पहले यूज़ किया था। हिज थियोरी वॉज बेस्ड ऑन द लॉस ऑफ कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन। तो डाल्टन साहब की जो थ्योरी थी वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की थ्योरी पर बेस्ड थी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। तो डाल्टन की जो थ्योरी दी उन्होंने वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन पर आधारित थी। तो उन्होंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी all matter whether an element, a compound or a mixture is composed of small particles called atoms। डाल्टन सर ने क्या कहा कि सभी मैटर, चाहे वो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो या मिक्सचर हो, सभी मैटर्स हमारे स्मॉल पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से बने हैं और उस स्मॉल पार्टिकल का नाम उन्होंने एटम दिया। द पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी मे बी स्टेटेड दैट एज फॉलोज। तो हमारे डाल्टन सर ने कुछ पॉस्टुलेट्स दिए अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए। पहला पॉस्टुलेट क्या था, ऑल मैटर इज़ मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स विच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। उन्होंने कहा कि सभी मैटर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं। इस छोटे पार्टिकल को एटम कहते हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये फर्स्ट लॉ था। सेकेंड लॉ ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहता है, atoms are indivisible particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction। सेकेंड लॉ कहता है कि एटम्स को हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। एटम एक इनडिविजिबल पार्टिकल है जिसको हम लोग ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो एटम्स को हम ना क्रिएट कर पाएंगे और ना ही इसको हम डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। थर्ड लॉ क्या कहता है,
इनकी थर्ड पॉस्टुलेट क्या है, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो भी हमारे पास में एलिमेंट होगा उनके जो एटम्स होंगे उनका वो मास में आइडेंटिकल होंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होगी। फोर्थ पॉस्टुलेट क्या कहता है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट मासेस होंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होगी। Atoms combine in the ratio of small whole numbers to form compounds। तो यहाँ पर पांचवा पॉस्टुलेट कहता है कि एटम्स जब आपस में कंबाइन करेंगे तो वो होल नंबर में कंबाइन करेंगे और उसके बाद कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। होल नंबर कहने का क्या मतलब हो गया कि जैसे कि हमें कंबाइन करना है, मतलब दो पेन को आपस में कंबाइन करना है, नया पेन बनाना है सपोज़, तो हम क्या करेंगे, एक पेन और एक पेन ही लेंगे। ऐसा नहीं है कि आधा पेन का आधा पार्ट और दूसरा पेन का एक पार्ट लेंगे। जब भी ये कॉम्बिनेशन होगा होल नंबर में होगा, 1+1 ही होगा। ये ऐसा नहीं 1.5 + 1 करके हम लोग कंबाइन नहीं कर सकते। तो यही है होल नंबर कॉम्बिनेशन। पॉइंट नंबर 6 हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का क्या है, द रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। तो हमारे गिवन कंपाउंड, जो भी कंपाउंड हमारे पास में होगा वहाँ पर जो भी एटम्स प्रेजेंट होंगे वो हमारे सेम काइंड के होंगे, जो भी कांस्टेंट होंगे। नेक्स्ट है, यू विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर दैट ऑल एटम्स आर मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास में, जैसे अभी तक हम इस चैप्टर में अभी तक हमने पढ़ा कि सबसे छोटा पार्टिकल एटम कहलाता है। आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सबसे छोटा पार्टिकल एटम नहीं है, उसको फर्दर डिवाइड किया गया था। तो आने वाले चैप्टर्स में ये पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हमें ये ध्यान में रखना है कि सबसे छोटा पार्टिकल एटम है। अब हमारे पास में ये कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, इनको देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विथ 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। तो हमारे पास में एक रिएक्शन है जिसमें 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट का है और उसमें क्या एसिटिक एसिड 6 ग्राम एसिटिक एसिड मिलाया गया। उसके बाद प्रोडक्ट क्या मिला, द प्रोडक्ट्स वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.9 ग्राम वाटर एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एसीटेट। तो प्रोडक्ट में हमारे पास में क्या आया, 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम वाटर और 8.2 ग्राम सोडियम एसीटेट। शो दैट these observations are in agreement with the law of constant proportion, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आपको ये बताना है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो भी लेफ़्ट हैंड साइड में रिएक्शन होने से पहले जो भी लेफ़्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट है उसको ऐड करेंगे और प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। तो जो अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वैल्यू सेम आ जाएगा तो इसका मतलब है कि ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है, इसमें सोडियम कार्बोनेट है 5.3 ग्राम। तो ये हमारा LHS है, सोडियम कार्बोनेट प्लस इथेनॉइक एसिड। सोडियम कार्बोनेट है हमारा 5.3 ग्राम, इथेनॉइक एसिड लिया गया है 6 ग्राम। तो LHS में जो भी सब्सटेंस है इसको हमने ऐड किया तो आया है 11.3 ग्राम। उसी तरह RHS में हमारे पास में बना क्या था, प्रोडक्ट क्या बना, सोडियम इथेनॉइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना। सोडियम इथेनॉइड का वैल्यू कितना दिया है, 2.2 ग्राम, 0.9 ग्राम वाटर है और सोडियम इथेनॉइड 8.2 ग्राम है। इन सारी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर पुट किया है, 8.2 ग्राम, 2.2 ग्राम और 0.9 ग्राम। इनको जैसे ही हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 11.3। तो यहाँ पर LHS भी हमारा 11.3 आया और RHS भी हमारा 11.3 आया। तो इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो किया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, law of conservation of mass states that mass can neither be created nor destroyed during chemical reaction, it remains same। तो यहाँ पर सेम था मास, LHS में भी सेम, RHS में भी सेम। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मास सेम है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, वेरीफाई हो गया। सो द ऑब्जर्वेशंस आर इन अग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 by mass
टू फॉर्म वाटर। वाटर फॉर्म करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे कंबाइन होता है, 1:8 के रेशियो में कंबाइन होता है। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो 3 ग्राम आपको हाइड्रोजन गैस को ऐड करना है, तो कैसे आप ऐड करोगे ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करने के लिए। तो हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन क्या कहता है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन स्टेट्स दैट कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स। तो कंपाउंड का कंपोजिशन हमेशा फिक्स होगा, वो चेंज नहीं हो सकता है। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस को कंबाइन करने के लिए ऑक्सीजन के साथ में 8 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। यही ना है, हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 8, 1:8 का मतलब यही हो गया कि हाइड्रोजन 1 ग्राम है और ऑक्सीजन 8 ग्राम है। तो अगर 8 ग्राम को कंबाइन करने के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो 3 ग्राम को कंबाइन करने के लिए कितना ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। सिर्फ सिंपली हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8 को, तो वही है 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया हमने तो आया है 24 ग्राम। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, विच पॉस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बताने वाला कौन सा पॉस्टुलेट था, हमारा फर्स्ट वाला पॉस्टुलेट था। तो आंसर क्या है, following postulate of Dalton's atomic theory is the result of the law of conservation of mass. Atoms are indivisible particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. Atoms indivisible particle होते हैं जिसे कि हम लोग ना create कर सकते हैं, जिसे कि हम एक chemical reaction में ना ही create कर सकते हैं और ना ही हम destroy कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, विच postulate of Dalton's atomic theory can explain the law of definite proportion. अब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन को बताने वाला कौन सा पॉस्टुलेट है। डाल्टन ने 6 पॉस्टुलेट दिए थे, उन 6 के 6 पॉस्टुलेट्स को ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम्स में वो पॉस्टुलेट्स पूछे जाते हैं। अब ये 6 पॉस्टुलेट्स में से कौन सा पॉस्टुलेट इस बात को डिफाइन करता है कि डेफिनेट प्रपोर्शन में हमारे पास में सब्सटेंसेस अवेलेबल होते हैं। तो हमारा होगा आंसर क्या, फॉलोइंग पॉस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। ये जो हमारा पॉइंट नंबर दिया हुआ था, जो भी होगा 1 से 6 तक में, उसमें एक पॉइंट ये भी था कि द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में हमारा जो एटम्स जितना जिस रेशियो में प्रेजेंट है उसी रेशियो में प्रेजेंट रहेगा। तो ये हमारा इस लॉ को वेरीफाई किया। तो ये हमारे चारों के चारों क्वेश्चंस इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो थे हमने उसे सॉल्व किए। तो आज की लेसन को हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में मिलेंगे। यदि कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने डाउट को DU के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।